ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना 101% तय है। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 10 नंबर पक्के। ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। आपका इंतजार करेंगे कि आइए और हमें करिए। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 6.3 के 5 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 12 से 16 तक, और सभी प्रश्नों को शानदार ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना 101% तय है। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 10 नंबर पक्के। ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। आपका इंतजार करेंगे कि आइए और हमें करिए। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया और इस क्लास को A to Z देख लिया तो 10 नंबर आपके पक्के। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 12वां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। अंतराल, जो यहां पर इंटरवल दिया हुआ है, पर इस अंतराल पर यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है फलन, ठीक है भाई, का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ओके, इसने कहा है यहां पर जो फलन दिया हुआ है इस फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे, लेकिन नोट करने से पहले अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न में फलन दिया हुआ जरूर है फंक्शन, लेकिन फलन का नाम नहीं है। तो फलन को हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम f(x) मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना f(x) बराबर x प्लस साइन 2x। अब हम इस इंटरवल यानी अंतराल को नोट करेंगे। फलन में चरराशि क्या है? x। तो x बिलोंग्स टू करेगा इस अंतराल से 0, 2π। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक बार करेंगे या 2 बार करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न में उच्चतम और निम्नतम शब्द दिए हुए हैं और साथ में बंद अंतराल दिया हुआ है, यानी क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है। तो हम अवकलन एक बार करेंगे। अगर आपको प्रश्न में केवल उच्चतम या निम्नतम शब्द मिल जाएं और आपको बंद अंतराल ना मिले तो हम 2 बार अवकलन करते हैं। अगर आपको उच्चतम शब्द मिल जाए या निम्नतम शब्द मिल जाए या दोनों मिल जाए और साथ में आपको बंद अंतराल मिल जाए यानी क्लोज्ड इंटरवल मिल जाए तो हम एक बार अवकलन करते हैं। तो हम एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है। फलन में चरराशि क्या है? x। तो x के सापेक्ष करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर। तो दोनों ओर d/dx लेंगे। ओके, इससे नोट करेंगे sin 2x। क्लियर? फलन में क्या है? sin 2x। तो अच्छी तरह से मैंने नोट कर लिया। अब हम इसका करेंगे अवकलन। तो एक डैश आएगा f(x). ओके, इस ब्रैकेट में 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस है तो प्लस। अब हम करेंगे साइन का अवकलन। तो साइन का अवकलन cos होता है। क्या होता है? cos 2x। अब हम करेंगे 2x का, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग है। जब हम 2x का करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1। क्लियर? f(x) बराबर, इसे नोट करेंगे 1 प्लस 2 एकम 2। 2 को हम पहले लिखेंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब हम बिंदु निकालेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि फलन में चरराशि क्या है? x। x के मान निकालेंगे तो हम शर्त लिखेंगे फलन f(x) के उच्चतम
फलन f(x) के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। ठीक है भाई, तो शर्त क्या होती है, जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो हम लिखेंगे, ठीक है, f सिंगल डैश x बराबर 0। ओके, f सिंगल डैश x बराबर 0। अब f सिंगल डैश x का मान हम निकाल चुके हैं, ये तो मान रखेंगे, इसके स्थान पर ये मान 1 + 2 इसे नोट करेंगे। ठीक है, अब हम x का मान निकालेंगे इस समीकरण से। किस प्रकार से निकालेंगे, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। एक को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस में जाएगा। अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त, इधर क्या है cos, तो cos 1/2 cos कितने का मान होता, मैंने कहा इधर है cos, तो 1/2 cos कितने का मान होता, 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम लिखेंगे cos, ठीक है भाई, 2x बराबर, माइनस है तो माइनस। अब यहां पर हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, यानी पाई में चेंज करेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहां पर जो अंतराल दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ है पाई में, तो इस डिग्री को हम पाई में अगर बदलेंगे रेडियन में, तो इसको हम लिख सकते हैं π/3। ठीक है, cos π/3। क्लियर है ना, cos π/3। अब हम निकालेंगे x का मान। किस प्रकार से निकालेंगे, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां पर प्लस का चिन्ह होता तो हम cos से cos को छोड़ देते, अगर प्लस का चिन्ह होता तो cos से cos छूट जाता है और x का मान हम निकाल लेते डायरेक्ट। आई रिपीट, मैंने कहा अगर यहाँ पर माइनस के स्थान पर प्लस का चिन्ह होता तो cos से cos छूट जाता और x का मान मेरे को प्राप्त हो जाता, यानी निकाल लेते, ज्ञात कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस, तो इसके लिए हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम के द्वारा ही हम x के मान ज्ञात करेंगे, यानी निकालेंगे। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ओके, और साथ साथ में आपको भी अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से नोट करते रहना है। ओके, π/2 पाई 3 π/2। ओके, इस चतुर्थांश में पहले खाने में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, पहले चतुर्थांश में या हम कहें पहले खाने में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सारे के सारे सभी प्लस में होते हैं। तो हम लिखेंगे सभी प्लस में। ठीक है, सभी प्लस में। दूसरे चतुर्थांश में साइन कॉसेक प्लस में होते हैं, साइन एंड कॉसेक। तीसरे चतुर्थांश में टैन कॉट प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं। ठीक है, ओके। अब चौथे चतुर्थांश में यह हम कहें खाने में सेक और कॉस प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, शर्त लिखेंगे। ठीक है, इन बिंदुओं से शर्त, तो इसमें हम जोड़ते हैं 2π + थीटा। थीटा क्या है, कोण। ठीक है भाई, और थीटा के स्थान पर एनी पॉइंट कुछ भी हो सकता, कोई सा भी कोण हो सकता, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, एनी पॉइंट कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसमें हम जोड़ते हैं और इसमें से घटाते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें जोड़ेंगे पहले में से और इसमें से घटाते हैं π - थीटा। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, ओके, इसमें जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे, इसमें जुड़ेगा, इसमें से घटेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। माइनस है और कॉस है, तो कॉस किस चतुर्थांश में माइनस में होता है, इस चतुर्थांश में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी प्लस में होते हैं। ठीक है, सब प्लस में होते हैं इस चतुर्थांश में, ऑल पॉजिटिव। ओके, इस चतुर्थांश में कॉस प्लस में होता है, इस चतुर्थांश में कॉस प्लस में होता है,
इस चतुर्थांश में कॉस माइनस में होता है और इस चतुर्थांश में कॉस माइनस में होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों मानों में से कोई एक मान लेंगे और इन दोनों मानों में से कोई एक मान लेंगे। ऐसा क्यों? हम वो मान छोड़ देंगे जिस पर निष्पत्ति चेंज होगी। ठीक है, यह है 90 डिग्री और 90 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है। ठीक है, यह है 90 डिग्री और 90 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इस मान को लेंगे, यानी इस शर्त को लेंगे। 180 डिग्री है, 180 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो एक मान ये लेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है? 80 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो हम ये वाला मान लेंगे, यानी ये वाली शर्त लेंगे। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है? 270 डिग्री और 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो हम इस मान को, यानी इस शर्त को नहीं लेंगे। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? ओके। अब हम लिखेंगे तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ठीक है, तो मेरा थीटा बराबर क्या काम करेगा? थीटा बराबर काम करेगा π/3, π/3, ये हम कहें π/3। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ये डायग्राम अच्छी तरह से नोट कर लेना कॉपी पर, लेकिन आप लोग पेपर में ये मत बनाना, ये चिन्ह ये मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, यानी बनाए। ओके, अब हम x के मान निकालेंगे इस डायग्राम की सहायता से, यानी इन दोनों शर्तों की सहायता से। ठीक है, तो लिखेंगे cos 2x बराबर, अब cos इस चतुर्थांश में माइनस में होता है, इस शर्त में होगा। ठीक है, तो cos पाई माइनस थीटा, और थीटा बराबर काम करेगा π/3, कामा लगाएंगे। ठीक है, इस चतुर्थांश से एक मान लेंगे, ये वाला cos पाई प्लस थीटा, और थीटा बराबर काम करेगा π/3। क्लियर है ना? अब हम ओके इन शर्तों से हम x के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगले स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ओके, तो आप लोग यहां से नोट करना। ओके, तो इसे नोट करेंगे cos, इससे हम हल करेंगे। ठीक है, जब हल करेंगे तो लासत 3 आएगा, 3 पाई माइनस पाई बराबर 2 π/3, ये मिलेगा मेरे को। ठीक है, 3 पाई से 1 पाई जाएगा, 2 पाई बचेगा। ओके, कामा लगाएंगे। अब इससे हम हल करेंगे तो लासत 3 आएगा, 3 1 कम 3 यानी 3 पाई। ठीक है, और 1 पाई प्लस का 3 पाई प्लस का 1 पाई 4 π/3। ठीक है, तो cos, ठीक है, इस कोण को नोट करेंगे। जब हम हल करेंगे तो मेरे को ये मिलेगा, इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले नोट कर लिया। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं। ठीक है भाई, क्लियर? अब हम x के मान निकालेंगे, तो लिखेंगे तुलना करने पर, या हम कहें दोनों ओर तुलना करने पर, यानी कंपेयर में सेम राशि छूट जाती है। तुलना करने पर cos से cos छूट जाएगा, तो क्या बचेगा? इसे नोट करेंगे। ओके, इधर बचेगा ये कोण, तो नोट कर लिया। अब इस 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये गुणा में है, बट्टे में जाएगी। ठीक है, इसके बट्टे में जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, तो x बराबर 2 π/3 और इसके बट्टे में जाएगा 2। ठीक है, इसे नोट करेंगे, इसके बट्टे में भी आएगा 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर π/3। ठीक है, 2 π/3। क्लियर? पाई बच्चा नीचे 3, 2 π/3। ओके, अब जो x के मान ये निकले हैं, ये दोनों मान इन दोनों मानों के बीच के मान है। जो ये x के मान निकले हैं, ये दोनों मान इन दोनों मानों के बीच के मान है, तो हम लिखेंगे अतः x के कुल मान बराबर, ये दोनों मान इन दोनों मानों के बीच के मान है,
तो इन दोनों मानों को बीच में लिखेंगे। सबसे पहले 0 लिखेंगे, अब हम इन्हें लिखेंगे। ठीक है भाई, अच्छी तरह से अब इसे नोट करेंगे। क्लियर? अतः x के कुल मान, तो मेरे को 4 मान मिले हैं, यानी 4 बिंदु मिले हैं। अब देखेंगे कि इस फलन का किस बिंदु पर उच्चतम मान प्राप्त होगा और किस बिंदु पर निम्नतम मान प्राप्त होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये x के मान हम फलन में रखेंगे, यानी फंक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे, x बराबर 0 पर इस फलन में रखेंगे। ओके, x के स्थान पर 0 प्लस साइन 2, x के स्थान पर 0। ठीक है, तो यहां पर 0 प्लस साइन 0 बराबर 0 प्लस, अब साइन 0 का मान 0 होता है, 0, मेरे को 0 मिला। अब हम ये मान रखेंगे। ओके, इस फलन में रखेंगे x के स्थान पर। क्लियर? ठीक है, 2x के स्थान पर π/3, तो π/3 प्लस साइन 2 π/3। क्लियर? बराबर π/3 प्लस साइन 2 π/3 का मान होता है √3/2। ओके, अब हम लासा लेंगे तो कितना आएगा? 6, 2 पाई यानी 2 पाई, इसकी इससे गुणा होगी। ओके, तो मेरे को ये मान मिला है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा साइन 2 π/3 का मान होता है √3/2, जो कि मैंने लिख दिया, प्लस में होता है। ओके, अब हम ये मान लेंगे। फलन में रखेंगे। क्लियर? ओके, प्लस है तो प्लस, x का मान रखेंगे। ओके, प्लस साइन 4 π/3। ओके मेरे प्यारे दोस्त, 2 π/3 प्लस साइन 4 π/3 का मान होता है -√3/2। ठीक है भाई, ये होता है साइन 4 π/3 का मान होता है -√3/2। ओके, अब हम लासा लेंगे। ठीक है, तो लासा कितना आएगा? सबसे पहले हम और सरल करेंगे, उसके बाद ही लासा लेंगे। प्लस माइनस माइनस √3/2। अब हम लासा लेंगे तो 6 आएगा, इसकी इससे गुणा, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 पाई माइनस माइनस इसकी इससे गुणा। ओके, एक मान मेरे को ये मिला है, एक मान ये मिला है, एक मान ये मिला। अब हम ये वाला मान रखेंगे, x बराबर 2 पाई पर इसमें रखेंगे फलन में। ओके, साइन 4 पाई 2 पाई प्लस, और साइन 4 पाई का मान होता है, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, साइन 4 पाई यानी 4 पाई का मान होता है 0। ओके, 0 बराबर 2 पाई। एक मान मेरे को ये मिला, तो किस बिंदु पर अधिकतम मान मिला है और किस बिंदु पर न्यूनतम, यानी या हम कहें निम्नतम मान मिला है। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ये जो मान है मेरे को मिला है, ये मान 0 से बड़ा है लेकिन 2 पाई से छोटा है। ओके, इसकी बात करते हैं अब। इसकी ये जो मान है 0 से तो बड़ा है
लेकिन 2 पाई से छोटा है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये मान, मैंने कहा ये मान 0 से बड़ा है लेकिन 2 पाई से छोटा है, ये मान 0 से बड़ा है 2 पाई से छोटा है, ठीक है। तो सबसे छोटा मान कौन सा है? 0, छोटा। और सबसे बड़ा मान कौन सा है? 2 पाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ओके, तो आप लोग यहां से नोट करना, अतः x बराबर, ठीक है, 0, x बराबर 0 पर दिए गए फलन का निम्नतम मान बराबर 0। ओके, उसके बाद लिखेंगे तथा, इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तथा x बराबर, ठीक है, किस बिंदु पर अधिकतम मान मेरे को मिला है? 2 पाई, इस बिंदु पर, ठीक है, 2 पाई पर मिला है। तो लिखेंगे तथा x बराबर 2 पाई पर दिए गए फलन का उच्चतम मान बराबर 2 पाई। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। इसने कहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका, यानी जिन संख्याओं का योगफल 24 है यानी हो, और जिनका, यानी जिन संख्याओं का गुणनफल उच्चतम हो। तो सबसे पहले हम 2 संख्याएं मान लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे माना दो संख्याएं x तथा y हैं और इन दोनों संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल p है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने माना 2 संख्याएं x तथा y हैं। ओके, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल p है। ओके, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो मैंने लिखा प्रश्नानुसार, इसका मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। बात एक ही है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। इसने कहा कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 हो। तो मैंने यहाँ पर 2 संख्याएं माना 2 संख्याएं x तथा y हैं, तो इनका योग कितना है? 24। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 24, यानी इन दोनों संख्याओं के, ठीक, इन दोनों संख्याओं का जो योग है, ठीक है, वो कितना है? 24। क्लियर? जिनका गुणनफल उच्चतम हो। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? ठीक है, मेरे को उच्चतम ज्ञात करके देना है, यानी सिद्ध करना है। तो गुणनफल इन दोनों संख्याओं का मैंने माना है p। लिखेंगे तथा p बराबर, ठीक है, x से गुणा y। क्लियर है ना मेरे प्यारे दोस्त? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मैंने p माना है, तो लिखा तथा p बराबर x गुणा y। अब हम इस समीकरण से या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे। ठीक है, तो हम y का मान निकाल लेते हैं, x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसे डालेंगे समीकरण 1। अब हम y का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, y का मान इसमें रखेंगे, तो y का मान क्या है? 24 माइनस x, इस y के स्थान पर रखेंगे। ओके, अब x को हम अंदर ले जाएंगे तो दोनों पदों के साथ गुणा होगी।
24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम करेंगे अपकलन, कितनी बार करेंगे? अधिकतम 2 बार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो पिर्सन है, इस पिर्सन में उच्चतम शब्द दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर। ठीक है भाई, नोट करेंगे p बराबर d अपान डी एक्स, इसे नोट करेंगे 24x माइनस, ठीक है, x की घात 2। p को हम d के साथ लिखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष होगा अपकलन। जब इसका करेंगे तो 24 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है, x का x के सापेक्ष अपकलन 1। ओके, तो 24 से कम 24 आएगा, माइनस चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। क्लियर? अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अपकलन, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एक्स, यानी इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों ओर d अपान डी एक्स लेने पर। अब हम पुनः यानी दोबारा लेंगे d अपान डी एक्स दोनों तरफ, तो इसे नोट करेंगे। ओके, अब इसे नोट करेंगे। अब इसको हम अपकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे, डी स्क्वायर पी अपान डी एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपकलन के नियम के अनुसार लिखा, ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो 24 का करेंगे, 24 है अचर राशि का अपकलन 0, माइनस है तो माइनस। जब हम इस पद का करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है, x का x के सापेक्ष अपकलन 1 बराबर 2 एकम 2 माइनस का 2। क्लियर? अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी x के मान ज्ञात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जिसके सापेक्ष अपकलन होता है उसका मान हम निकालते हैं। आई रिपीट, मैंने कहा जिसके सापेक्ष हम अपकलन करेंगे उसी का मान निकालेंगे, यानी उसी का मान हम ज्ञात करते हैं। तो यहां पर किसके सापेक्ष अपकलन मैंने किया है? x के सापेक्ष, तो हम x के मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। तो x के मान ज्ञात करने से पहले हम शर्त लिखेंगे। शर्त क्या होती है? तो हम लिखेंगे फलन, लेकिन यहां पर फलन नहीं है, ठीक है, p है, तो हम p के लिए शर्त लिखेंगे, p के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। ठीक है, तो मैंने लिखा p के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो इसके लिए शर्त क्या होते हैं? जो एक बार अपकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो एक बार अपकलन कहां पर है? यह है, इसको 0 के बराबर करेंगे, dp अपान डी एक्स बराबर 0। अब इसका मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं, यह है, ठीक है, 24 माइनस 2x बराबर 0। अब मेरे प्यारे दोस्त, 24 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 12। अब ये x का मान हम, ठीक है, इसमें रखेंगे डी स्क्वायर पी अपान डी एक्स स्क्वायर में, और देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उच्चतम आता है या निम्नतम आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे हम x बराबर 12 पर। अब ये मान हम किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे, ठीक है, क्लियर? अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2। अब यहां पर x नहीं है तो हम x का मान नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका मान मेरे को कितना मिला है? माइनस का 2, यानी 0 बड़ा है, माइनस 2 छोटा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को कौन सी शर्त मिली है? f डबल डैश x इज लेस देन 0, और इस शर्त पर जो फलन होता है वो उच्चतम होता है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 12 पर p उच्चतम है।
ओके, तो मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल p उच्चतम है। तो मैंने क्या लिखा, अतः x बराबर 12 पर p, ठीक है, उच्चतम है। अब हम संख्याएं ज्ञात करेंगे, यानी x का मान ज्ञात करेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने सिद्ध करके इसे दे दी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल p उच्चतम है। अब हम संख्याएं ज्ञात करेंगे, तो मेरे को एक संख्या मिल चुकी है x का मान, अब हम y का मान समीकरण 1 से निकालेंगे। तो लिखेंगे अब x बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर, ओके, अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y बराबर 24 माइनस एक्स, y बराबर 24 माइनस एक्स। अब हम रखेंगे x का मान 24 माइनस 12 बराबर 12, ठीक है। तो y का मान मेरे को मिला 12। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, ठीक है। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। अब हम लिखेंगे अतः संख्याएं, ठीक है, x बराबर 12 तथा y बराबर 12, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14, ऐसे दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए ताकि यहां पर जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और x इंटू वाई की घात 3 उच्चतम हो। ओके, तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। क्लियर? तो x और y का मान मेरे को ज्ञात करके देना है। क्लियर? तो लिखेंगे दिया है x प्लस y बराबर 60। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त हम इस समीकरण से x का मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे, तो y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इसे डालेंगे समीकरण 1। क्लियर? तो मैंने इस समीकरण से x का मान निकाला। अब हम इसको नोट करेंगे। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, फलन दिया हुआ जरूर है लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम p नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे माना p बराबर x इंटू वाई की घात 3। ओके, अब हम जो मैंने मान ज्ञात किया है इस समीकरण से x का मान निकाला है, ठीक है, जो मेरे को प्राप्त हुआ है ये मान, ये x का मान हम इसमें रखेंगे x के स्थान पर 60 माइनस वाई इंटू बाहर मेरा y की घात 3। क्लियर? इस मान को मैंने x का ये मान है x के स्थान पर रखेंगे 60 माइनस वाई इंटू, ठीक है, y की घात 3। अब इस y को हम अंदर ले जाएंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी, तो p बराबर 60 और y की घात 3। ओके, माइनस है तो माइनस, y की घात 1 ये है और 3 ये है तो y की घात 4। अब हम करेंगे y के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि चर राशि क्या है y, तो लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो मैंने लिखा y के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी दोनों ओर d अपान डी बाई लेंगे, d अपान डी बाई p बराबर, इसे नोट करेंगे, ठीक है भाई, इसे नोट करेंगे 60 y की घात 3 माइनस y की घात 4। अब हम अवकलन करेंगे तो p को हम d के साथ लिखेंगे। इस ब्रैकेट में दो पद हैं, प्रत्येक पद का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। जब हम इस पद का करेंगे तो 60 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है,
अब इसका करेंगे y की घात 3, ठीक है। y की घात 3 का अवकलन करेंगे तो चर की पावर अचर, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। क्लियर? तो यहां पर 180 6 3 18 1 0, ठीक है। y की घात 2 माइनस 4 y की घात 3। अब हम पुनः y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, इसमें उच्चतम शब्द दिया हुआ है। तो लिखेंगे पुनः y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे d/dy, इसे नोट करेंगे। इसे नोट करेंगे। ओके, इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे d² p/dy²। ओके, इसको मैंने अवकलन के नियम के अनुसार लिखा है। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। मैंने कहा इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं और प्रत्येक पद का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। जब हम इसका करेंगे तो 180 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है। y² का करेंगे तो चर की पावर अचर, अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, माइनस है तो माइनस। इस पद का करेंगे तो 4 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है। y की घात 3 का करेंगे तो चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, ठीक है। तो 2 घात बचेगी। अठारह दूनी 36, ठीक है। 360 बाई माइनस 12 बाई की घात 2। ओके, अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी बिंदु निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसके मान ज्ञात करते हैं। तो किसके सापेक्ष मैंने अवकलन किया है? y के सापेक्ष। तो हम y के मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे शर्त, तो लिखेंगे p के, और यहां पर क्या है p, तो लिखेंगे p के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो इसके लिए शर्त क्या होती है? जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। ओके, dp/dy बराबर 0। अब dp/dy का हम निकाल चुके हैं मान पहले से, यह मान रखेंगे 180 बाई की घात 2 माइनस 4 बाई की घात, ठीक है, 3। इसको मैंने नोट कर लिया। अब हम y² कॉमन लेंगे दोनों पदों से, तो 180 बचेगा माइनस 4 बाई की घात 3 थी, 2 निकली, 1 बची, ठीक है। 3 थी घात, 2 घात निकाली तो 1 घात बचेगी, बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो y² बराबर 0, 180 माइनस 4 y बराबर 0। ओके, √0 का मान 0 होता है। क्लियर? अब यहां पर इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 18 था, 16 कटा, 2 उधर जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 यानी 45 आया। y बराबर 45 आया मेरा। तो इन दोनों मानों में कौन सा मान संभव है? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। अगर हम y का मान y बराबर 0 इसमें रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा पद 0 हो जाएगा तो इस, ठीक है, कॉन्सेप्ट का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, यानी ये कॉन्सेप्ट महत्वहीन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ये मान है असंभव यानी इम्पॉसिबल। और जब हम y बराबर 45 इसमें रखेंगे तो ये, ठीक है, पूरा पद 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसमें रखेंगे फिर भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये है संभव। ओके, अब ये y का मान हम इसमें रखेंगे और देखेंगे कि जो p है वो उच्चतम है या निम्नतम है, ठीक है। पहली बात तो उच्चतम होगा क्योंकि इसने पहले ही
कह दिया है कि उच्चतम हो। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ठीक है, इसे मैं रख करता हूं, इसमें मान रखेंगे y बराबर 45। तो आप लोग यहां से नोट करना, अब y बराबर 45 पर, ठीक है, यह हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y बराबर 45 पर इसमें मान रखेंगे। y का मान रखेंगे माइनस 12 गुणा y की घात 2 यानी 45 की घात 2। तो हम गुणा करेंगे 0 5 छक्का 30 का सिपर हासिल 3, ठीक है, 15 5 15 3 18, 0 4 5 भी 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 5 भी 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, और 4 3 12 और 2 14। तो यहाँ पर 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 1, ठीक है, इससे नोट करेंगे। क्लियर। अब इसकी गुणा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर 45 को जब 2 बार लिखेंगे तो इसका मान होता है 2025। 45 गुणा 45 2025, ठीक है। अब हम 12 से गुणा कराएंगे। पहले हम लिख देते हैं इसका मान कितना होगा 2025, ओके। अब हम गुणा करेंगे 12 से, तो 5 10 का सिपर हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 0 2 दूनी 4, ठीक है, 5 2 0 2, 10 का सिपर हासिल 1 3 4 2, ठीक है, ये आएगा। अब ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो घटाएंगे 16,200, ओके। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 16,200 24,300 है। क्लियर है ना। 0 0 1 बचेगा। अब इधर हम दहाई लेंगे तो 14 से 6 जाएगा 8, 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं, किसका बचेगा माइनस का बचेगा, ठीक है, ओके। अब ये जो मान है 0 से छोटा है यानी 0 बड़ा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 45 पर p, अतः x बराबर 45 पर, इसको मैंने माना है p, इसको p माना तो लिखेंगे p उच्चतम है, उच्चतम है। अब हम संख्याएं ज्ञात करेंगे, ठीक है, x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त x का मान मिल चुका है। अब हम y का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 की सहायता से। तो हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो लिखेंगे, अब क्लियर, ये जो मान है x का नहीं है y का है, क्योंकि हमने y का मान निकाला ना, ये जो मान है x का नहीं है y का है। अब हम y का मान मेरे को मिल चुका है, निकल चुका है। अब हम x का मान निकालेंगे किसकी सहायता से, समीकरण 1 की सहायता से। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे अब y बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 60 माइनस y के स्थान पर 45 रखेंगे, ठीक है, तो x बराबर 15 बचेगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। अरे भाई 60 से 45 जाएगा 15 बचेगा, प्लस का है और माइनस का 45, तो उधार लेंगे 10 से 5 जाएगा 5, 5 से 4 जाएगा 1, किसका प्लस का, ठीक है। तो हम लिखेंगे लास्ट में अतः संख्याएं x बराबर 15
तथा y बराबर 45 है। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 15वें प्रश्न को हल करेंगे और 15वां प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न नंबर 14 की तरह होगा। तो आप लोग प्रश्न नंबर 15 HW घर से कर लेना। अगर इसमें कोई दिक्कत आती हो या आए तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। आई रिपीट, मैंने कहा प्रश्न नंबर 15 सेम टू सेम प्रश्न नंबर 14 की तरह होगा। तो आप लोग ये प्रश्न नंबर 15 HW घर से करना। अगर कोई भी दिक्कत आए इस प्रश्न में तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट करिए। ओके, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 16, ऐसी दो धन संख्या यानी संख्याएं होंगी, यहां पर सही से कर लेना, संख्याएं होंगी। ऐसी दो धन संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो यानी न्यूनतम हो या हम कहें निम्निष्ठ हो। तो सबसे पहले हम दो संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, माना दो संख्याएं x तथा y हैं और इन दोनों संख्याओं के घनों का योग s है। दोनों संख्याओं का योग s है। ओके, s क्यों माना, s क्यों लिया? क्योंकि सम माने होता है योग, या हम कहें योगफल, तो मैंने s लिया है। तो मैंने क्या माना दो संख्याएं x तथा y हैं और इन दोनों संख्याओं के घनों का योग s है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 16, जो कि हमने इन दोनों संख्याओं को माना है। ठीक है, अब हम x का मान निकालेंगे या हम y का मान निकालेंगे, उत्तर सेम आएगा तो हम y का मान निकाल लेते हैं यानी ज्ञात करेंगे। तो इस समीकरण से मैंने y का मान निकाल लिया, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्लियर? आगे इसने कहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग, ठीक है, योग निम्नतम हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना माना मैंने? क्या लिया? s लिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तथा इन दोनों संख्याओं के घनों का योग s लिया है, s माना है। ठीक है, x की घात 3 प्लस y की घात 3, यानी इन दोनों संख्याओं के घनों का योग s मैंने लिया है। अब हम y का मान समीकरण 1 से इसमें रखेंगे। ठीक है, तो इसके स्थान पर y का मान रखेंगे। क्लियर? अब हम करेंगे अपकलन, किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो दोनों ओर हम df/dx लेंगे। क्लियर है ना? s को हम d के साथ लिखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। जब इसका करेंगे चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, प्लस है तो प्लस। इसका करेंगे तो चर की पावर अचर है तो अचर घात को पहले लिखेंगे और एक घात कम कर देंगे, यानी चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। अब जो ब्रैकेट के अंदर मटेरियल है इसका करेंगे अपकलन, तो 16 का 0, x का x के सापेक्ष अपकलन 1। ठीक है, 16 है अचर से इसलिए इसका अपकलन 0 हो जाएगा। तो यहां पर
प्लस माइनस माइनस, ठीक है भाई, अच्छी तरह से इसे नोट करेंगे। अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो मैंने लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम पुनः दोनों d अपन dx लेंगे, d अपन dx, इससे नोट करेंगे ds अपन dx बराबर d अपन dx, इसे नोट करेंगे अच्छी तरह से, -3, ठीक है, 16 माइनस x पूरे की घात 2, अच्छी तरह से नोट कर लेना। अब हम करेंगे अवकलन, तो इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे डी स्क्वायर एस अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब इसका हम करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, ठीक है भाई, अचर राशि। जब इसका हम करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है 3। अब जब हम x स्क्वायर का करेंगे तो चर की पावर अचर है, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ओके। 2x इसका अवकलन होता है, माइनस है तो माइनस। अब जब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे अचर राशि। जब हम इसका करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात कम हो जाएगी यानी घट जाएगी, ओके। तो एक घात हम लिखें या ना लिखें, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो ब्रैकेट के अंदर मटेरियल है इसका हम करेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर 16 है, अचर राशि, अवकलन 0 हो जाएगा। x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ओके। तो इसे नोट करेंगे सेम टू सेम, 6x माइनस, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 6 16 माइनस x, क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त किसके सापेक्ष मैंने अवकलन किया है, x के सापेक्ष। तो x के मान ज्ञात करेंगे, x के मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे शर्त s के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, ठीक है, s के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो शर्त क्या होती है, जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो ये है एक बार अवकलन ds अपान dx, ds अपान dx बराबर 0। अब इसका मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं, ओके। तो नोट करेंगे माइनस क्लियर है ना। अब हम x के मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे, तो हम 3 कामन लेंगे, 3 कामन लेंगे, कामन मिल जाएगा, इधर है 3 इधर है, इस पद में 3 है इस पद में, जो बचा उसे नोट करेंगे। 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर खोलेंगे, तो 16 की घात 2 प्लस x की घात 2 माइनस 2ab यानी 16 गुणा x, 0/3, 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा 3, ओके। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 16 गुणा 16, ठीक है, 256। मेरे प्यारे दोस्त 16 की पावर 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे, 16 गुणा 16 यानी 256। चाहे आप लोग गुणा कर लेना, 36 के 6 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 1 छंगा 6, 1 एकम 1, ठीक है, 15 का 5 हासिल 1, ठीक है, 256 आएगा, ओके। अब ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, है ना। अब यहां पर 16 दूनी 32, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ठीक है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 16 दूनी 32x। अब ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पद माइनस का प्लस में जाएगा। अब हम काटेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है। 32 से कम 32, 32 8 256, ठीक है, मैंने लिखा, काटा है मैंने, 32 से कम 32, 32 8 256,
ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम गुणा करेंगे तो मेरे को 256 मिलेगा। ठीक है, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 तियां 24 1 25। क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्त x का मान कितना आया 8। क्लियर। अब ये हम x का मान इसमें रखेंगे और देखेंगे कि s का मान उच्चतम प्राप्त होगा या निम्नतम प्राप्त होगा, यानी इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल s उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। तो सबसे पहले यार आप लोग इसे नोट करिए क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। यार अब हम ये x का मान इसमें रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग यहां से नोट करना, क्लियर है ना। अब हम लिखेंगे x बराबर 8 पर। अब मेरे प्यारे दोस्त ये x का मान हम इसमें रखेंगे। ओके, तो लिखेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। प्लस 6 गुणा 16 माइनस 8, इसको नोट किया। ठीक है, 6 गुणा x का मान रखा 8 प्लस 6, फिर यहां पर गुणा 16 माइनस x का मान रखा 8। अब हम देखेंगे कि इसका मान मेरे को माइनस में मिलेगा या प्लस में मिलेगा। मेरे को चिन्ह से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है। ओके, तो यहां पर गुणा करेंगे 8 छंग 48। ठीक है, 8 छंग 48, प्लस है तो प्लस 6। ओके मेरे प्यारे दोस्त, 8 बचेगा 48, 8 छंग 48, तो मेरा कितना हो जाएगा 96। ओके, अब यहां पर जो इसका मेरे को मान मिला है प्लस में है। ठीक है, यानी 0 से तो बड़ा है, 96 0 से बड़ा है। ओके, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले मैं रफ करता हूं। लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अतः x बराबर 8 पर, ठीक है, s यानी इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल s निम्नतम है, निम्नतम है। अब हम संख्याएं ज्ञात करेंगे। ठीक है, संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त एक संख्या मैंने ज्ञात कर ली है, एक संख्या प्राप्त हो चुकी है, x का मान 8। अब हम y का मान निकालेंगे, ज्ञात करेंगे किससे, समीकरण 1 से। तो हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे अब x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर x के स्थान पर 8, तो y बराबर 8, यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद हम लिखेंगे अतः, ठीक है, संख्याएं x बराबर 8 तथा ठीक है भाई y बराबर 8 है। तो प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न नंबर 15 सेम टू सेम प्रश्न नंबर 14 की तरह होगा, सेम टू सेम। ओके, तो आप लोग इसे HW घर से कर लेना। क्लियर, तो नोट करिए इसे।